इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं। मैं हूं अश्विनी कुमार रायपुरी और मेरे साथ हैं मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और जैसे कि हम कार्यक्रम में हमेशा रोजाना कोई ना कोई एक नया विषय लेकर के आते ही हैं जिस पर विस्तार से चर्चा की जाती है, फिर चाहे वो खेती खलिहान से जुड़ा हो, बीजों से जुड़ा हो, मौसम से जुड़ा हो या किसी योजना से जुड़ा हुआ हो जो सरकार द्वारा जो है हमारे किसान भाई बहनों को दी जाने वाली योजनाएं हैं, या अपने खेतों में समसामयिक कार्य हो, इन सभी से जुड़े कोई ना कोई विषय हम लेकर के आते ही रहते हैं ताकि हमारे जो किसान मित्र जो हमें सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से उन तक ये तमाम जानकारियां हम उन तक पहुंचा सके। साथ ही साथ हम उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी भी देते हैं और इसके साथ साथ उन्हें बाजार भाव से भी अवगत कराते रहते हैं। और आज भी हम ऐसा ही एक विषय लेकर के आए हैं अपने साथियों के लिए, जो कि है गाजर, मूली और चुकंदर की खेती। इस विषय पर विस्तार से जानकारी आपको जरूर दिलवाएंगे कार्यक्रम के दौरान। इसके लिए आपको कार्यक्रम सुनते रहना पड़ेगा। और कार्यक्रम की शुरुआत में अगर हम बात करें महिलाओं की, तो अश्विनी, महिलाएं जो होती हैं वो किसी भी विकसित समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। किसी भी समाज में महिलाओं को केंद्रीय भूमिका एक राष्ट्र की स्थिरता, प्रगति और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करती है। और जो हमारे प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर स्वामीनाथन जी, उन्होंने भी कहा था कि महिलाओं ने ही सबसे पहले फसल को बोया और खेती और विज्ञान की शुरुआत की। और भूमि, जल, वनस्पति और जीव जंतुओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे आपने बोला कि महिला एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है और कोई भी कार्य महिला के बिना अधूरा रहता है। चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे हम सब्जियों की बात करें, या कोई वनस्पति की बात करें, बागवानी की बात करें, जब महिला किसी भी परिवार के साथ जुड़ जाती है तो वो जैसे कहें ना, जैसे पुरुष के साथ एक महिला जुड़ गई तो 2 नहीं होते, हरदम वो 11 होते हैं और 11 की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अधिक हो जाती है जी। और महिलाएं किसान, श्रमिक और उद्यमी दोनों ही हैं, लेकिन लगभग हर जगह उन्हें उत्पादक तक पहुंचने में कई बार थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और विकासशील देशों में कृषि श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो वो लगभग 38% है। और ये अनुमान है कि लगभग 45% तक जो कृषि श्रम है वो केवल महिलाएं ही करती हैं। ग्रामीण महिलाएं खेतों में काम करती हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभालती हैं और घर में भी काम करती हैं। वहीं अगर बात करें सब्जी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी की, तो वो खेत की तैयारी करती हैं, बीज की सफाई, बीज की बुआई, रोपाई और रोपाई, निराई, गुड़ाई, कटाई, छटाई, ग्रेडिंग सब कुछ महिलाएं करती हैं। और कभी कभी तो वो खाद डालने के लिए भी वहां पर जाती हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे कोमल बता रहे हैं कि सब ऐसे लग रहा है कि महिला के बिना सब कुछ अधूरा लगता है, एक परिवार अधूरा है, पर खेतों के काम भी बहुत अधूरे हैं। जी, कहते हैं ना कि कोई भी क्षेत्र है तो वो महिलाओं के बिना आजकल अधूरा ही है, क्योंकि महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। और ऐसे में हम कई बार सुनते भी हैं कि महिला किसानों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो अपनी खेती के जरिए जो है वो आगे बढ़कर आ रही है, जिससे कि उन्हीं का नहीं बल्कि उनके आसपास, उनके परिवार के सदस्यों का, उनके आसपास के समाज का भी जो है एक अच्छा विकास हो रहा है। और ये भी कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलाएं जो हैं कृषि में सार्थक भूमिका निभाती हैं। और कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। जी, बात हो रही है महिलाओं की, सब्जियों की बात हो रही है, तो आज के विषय की और लौट करके आते हैं और बात करते हैं मूली, गाजर और चुकंदर की खेती के बारे में। क्योंकि अब अश्विनी, अब जो सर्दियों का मौसम जो है वो लगभग आ ही रहा है और सर्दियों के मौसम में गाजर, मूली, चुकंदर जैसी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो भरपूर मात्रा में बाजार में उपलब्ध होती हैं। और कहते हैं ना कि सर्दियों का मौसम तो खाने पीने का मौसम होता है, सेहत बनाने का मौसम होता है। तो ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी निरंतर मांग जो है वो बाजार में बनी रहती है और इसे हम कई तरह के उपयोग भी करते हैं। सिर्फ इन्हें हम सब्जी ही नहीं बनाते हैं, इनके अचार, मुरब्बे या इनके पाक बनाए जाते हैं, सलाद बनाई जाती है, तो बहुत ही पौष्टिक होती है। तो इनकी खेती करने के लिए हमारे किसान मित्रों को किन किन चीजों की जरूरत है या वो किस तरीके से इनकी खेती की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह के बीज उन्हें चाहिए, इस विषय पर विस्तार से जो जानकारी है वो आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर के आए हैं। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर R.K. यादव, जो कि हैं प्रधान वैज्ञानिक, शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। सर्दियां शुरू हो गए हैं। इस समय अगर आप चाहे गांठ वाली हो, चाहे आपके पत्तेदार सब्जियां हो, उनको आप
अगर लगाना चाहते हैं या आपने लगा दिए हैं तो निश्चित तौर पे सर्दियों के सीजन में आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उत्पादन ही उनको बाजार में बेचकर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और इस समय जो सर्दियों की सब्जियां लगती हैं उनकी विशेषता क्या है और उनमें कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर R.K. यादव जी, जो कि प्रोफेसर एवं प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, इस समय कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हमारे किसान भाई अगेती लगा करके या समय की लगा करके उनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं? देखिए, अब जाड़े का समय आ गया है और अब तापमान बहुत अनुकूल आ गया है सब्जियों के लिए, पत्तेदार सब्जियों के लिए, जड़ वाली सब्जियों के लिए। जितनी भी जाड़े में सब्जियां लगाई जाती हैं, गोभी वर्गीय सब्जियां, सभी के लिए अच्छा तापमान आ गया है और किसान लगा रहे हैं और लगाते आ रहे हैं। तो इसमें बहुत से किसान जो होते हैं, जिसमें से जड़ वाली सब्जियों की बात करते हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर है, इनकी खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं और इनकी मांग भी बाजार में बहुत अच्छी रहती है और इनमें बहुत प्रचुर पोषक तत्व होते हैं जो उपभोक्ता को भी बहुत फायदा करते हैं। इसी तरीके से पत्तेदार सब्जियां हैं, जिसमें पालक है, बिलायती पालक है, हमारा मेथी है, सरसों का साग है, धनिया है, इत्यादि जो सब्जियां हैं। बथुआ को भी हम लोगों ने काफी प्रजातियां विकसित कर दी हैं और बथुआ किसान पहले से ही लगाते थे। तो तमाम सब्जियों की भरमार रहती है और किसान उगाता है और उपभोक्ता इसको खाता है। तो दोनों के लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से और किसान के उत्पादन और प्रॉफिट के हिसाब से ये बहुत फायदेमंद है। तो ये मौसम बहुत ही अनुकूल इनके लिए है। डॉक्टर साहब, एक सरसों भी आती है जो आपके साग के लिए प्रयोग की जाती है, उसकी भी कुछ किस्में हैं आपके यहाँ? जी, जैसे आपने अच्छा कहा कि सरसों का साग जो है पूसा सागवन करके प्रजाति हमने विकसित की, क्योंकि पहले लोग सरसों को ही इस्तेमाल करते थे। ये प्रजाति विकसित की है जिसमें पत्ता होता है, बीज नहीं उत्पादन किया जाता, तेल के लिए नहीं है। ये केवल हम लोगों ने सरसों का पत्ता उत्पादन के लिए है और किसान इसको लगाए तो देखेगा चौड़ा पत्ता होता है और 3-4 कटिंग भी कर सकता है उसका और 500 से 600 कुंतल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन इसका हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत मुनाफे का है और बहुत राजस्थान देखेंगे, गुजरात देखेंगे और आसपास के प्रदेशों में हमारे इसकी बहुत मांग रहती है। सरसों का साग और मक्के की रोटी आप सुने ही हैं, तो इसमें बहुत इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए बहुत अच्छी प्रजाति है पूसा सागवन। जैसे डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया गाजर और मूली का, क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर आती है एकदम बढ़िया। जैसे आप अगर मूली की बात करें, एकदम सफेद सफेद और काफी लंबी होती है। जी हाँ। तो उसकी कोई अलग किस्में होती हैं या देखिए जो हमेशा लगाते हैं वही किस्में? नहीं। जैसे आप गाजर की बात करेंगे चाहे मूली की बात करेंगे, इनकी मौसम में तापमान के हिसाब से किस्में विकसित की गई हैं। सही तापमान में सही किस्में लगाएंगे तभी उत्पादन होगा, नहीं तो आपको मुनाफा उतना बढ़िया नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। जैसे कोई आदमी गर्मी के मौसम में मूली लगाता है, गर्मी में मूली लगाई जाती है, चेतकी होती है, पूसा चेतकी प्रजाति का नाम है, उसको लगाई जाए अगस्त के महीने तक। उसके बाद कोई सितंबर के महीने में जो लगाता है किसान, उसको पूसा देसी बोला जाता है। अभी अक्टूबर का महीना आ गया, नवंबर का महीना आ गया, तो इसमें जापानीज व्हाइट है, जिसकी आप बनेगा बहुत, क्योंकि जैसे जाड़ा आता जाएगा उसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है और उसकी बढ़वार ज्यादा होती है, कीड़े मकोड़े भी थोड़ा कम हो जाते हैं। तो ये जापानीज व्हाइट है जो किस्म, इसको आप किसान लगाएगा, इसमें उसका टाइम है। और आगे जो किसान लगाना लेट हो जाएगा, बाद में लगाना चाहेगा, खेत खाली नहीं है जिसका, तो वो पूसा हिमानी आती है जो दिसंबर से जनवरी में लगा सकता है उसको। तो इस तरीके से महीनेवार किस्में विकसित की गई हैं और साल भर आजकल इसी में नहीं की। बहुत से हमारे किसान भाई उसको बिक्री के हिसाब से लगाते हैं कि थोड़ी थोड़ी आगे आगे तैयार होती जाए। तो कुछ अगेती होती हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ पछेती भी किस्में होते हैं। जी हाँ। जैसे मूली आप समांतर बात करेंगे तो मूली आपकी 2 महीने की होती है, लेकिन हमारी 1-1.5 महीने से कम समय में भी एक पूसा मृदुला करके प्रजाति है जो गोल रंग की होती है। आप देखे होंगे किचन गार्डन में भी किसान को गमले में बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, तो बहुत अच्छी प्रजाति है। 35 दिन में तैयार हो जाती है बल जड़, जो आज किसान को लगा के बेच सकता है 35 दिन में ही, नहीं तो 50 दिन की में लगभग समय सही मूली तैयार हो जाती है। इसी तरीके से आप बात करेंगे अन्य फसलों की, इसमें गाजर है, चुकंदर है, उनको लगा सकते हैं। तो गाजर की भी अगर आप चर्चा करना चाहें तो मैं गाजर को कोई एक आध प्रजातियों का बात कि जैसे गाजर की पूसा रुद्रा करके प्रजाति है, जिसमें आप देखेंगे पूरा लाल होता है, उसमें बीच वाला पोर्शन भी जो होता है जिसको कहते हैं गांठ है, जड़ है ना, वो भी इसमें लाल होता है। तो बहुत ही मांग होती है इस प्रजाति की। तो इसकी खूबी क्या होती है? इसकी खूबी है कि पूरा इसमें लाइकोपीन है ना, बहुत ज्यादा मात्रा है जो है, और पूरा लाल है, एकदम लाल, जिसको कहते हैं हलवा बनाने के लिए बहुत इसकी मांग रहती है लाल रंग के गाजर में, तो लाल रंग की है। इसी तरीके से आप वसुधा एक हाइब्रिड हमने विकसित किया है, उसको लगा सकता है। एक पीली गाजर भी होती है जिसको कहते हैं इंग्लिश गाजर, लोग किसान कहते हैं, तो उसका लेट लगाई जाती है, उसको किसान लगाना चाहेगा। उसमें 90 है, पूसा 9 जो होती है हाइब्रिड हमने विकसित किया है, तो इसको दोनों को लगा सकता है। वो थोड़ा लेट लगाई जाएगी दिसंबर के बाद जनवरी इत्यादि में, तो लेट तक फल मतलब तैयार होती है और उसको कई महीने तक उसको रख भी सकते हैं। जैसे चुकंदर है डॉक्टर साहब, ये तो ज्यादा इसकी मांग रहती है, हर सीजन में इसको सलाद के तौर पर लोग खाते हैं, तो इसकी कौन सी किस्में हैं जिनको लगा? चुकंदर आपने कहा, चुकंदर को सभी लोगों को कहूंगा कि उसको सलाद में खाना चाहिए। इसमें जो पिगमेंट आती है, आप काटते ही आपका लाल रंग, नीला रंग का जो निकलता है लाल रंग, एंथोसाइन पिगमेंट है, ये एंटी कैंसरस होती हैं, तो हमारे सलाद में इसको इस्तेमाल करना
चाहिए। तो इसमें डेट्राइट डार्क रेड करके प्रजाति है, वो हमारे कटराइन सेंटर से वाली विदेशी प्रजाति थी, इसको इंट्रोड्यूस करके हम लोगों ने विकसित किया है। तो डेट्राइट डार्क रेड, क्रिम्सन ग्लोब, 2 प्रजातियां ही हैं जो चलती हैं। तो इन 2 प्रजातियों को किसान लगा सकता है और सीधे बुआई की जाती है। अभी टाइम इसका आ गया है तो इसको ही बुआई कर सकता है। और डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे पत्तेदार सब्जियों के, तो सर्दियों में तो पत्तेदार सब्जियों की भरमार होती है, तो इस समय कौन कौन सी लगा सकते हैं? जैसे पालक है, मेथी है। जैसे आप सरसों साग की बात हमने कर ली थी। पालक में पूसा भारती है, बहुत अच्छे पत्ते हैं, मुलायम है, इसका पराठा भी बना के खा सकते हैं और सब्जियों के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इससे आल ग्रीन प्रजाति है वो है। इसी तरीके से हमने एक पालक की स्पिनच जिसको बोलते हैं, बिलायती पालक जिसको बोला जाता है, खट्टी पालक जिसको बोलते हैं पहाड़ों में बहुत जगह, तो इसकी पूसा बिलायती पालक करके विकसित की है। बहुत ही खटास है, इसमें विटामिन सी की मात्रा सामान्य पालक से कई गुना ज्यादा है, बहुत टेस्टी होती है। तो इसको भी किसान लगा सकते हैं, पूसा बिलायती पालक। इसी तरीके से मेथी जो आपने बात की, मेथी एक पूसा अर्ली बंचिंग हमारी प्रजाति है पूसा की, उसको आप लगा सकते हैं। इसका बीज हर जगह से मिल जाता है। ऐसे कसूरी मेथी किसान लगा सकते हैं, इसके पत्तों को सुखा करके बाद में उसको बाद में रख भी सकते हैं और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धनिया इसमें लगा सकते हैं, पंथहरितमा है, कई जगहों की धनिया की प्रजातियां हैं, इसको किसान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जाड़ों का जो मौसम है ये तमाम पत्तेदार सब्जियों के लिए बहुत अनुकूल होता है। और इस तरह से जिसका किसान चाहेंगे कि खेती करके अपना बथुआ, जैसे हमने बताया, बथुआ एक हमारी है, पूसा ग्रीन है, हरे रंग का बथुआ है, 4-5 कटिंग कर सकते हैं। इसमें फल फूल नहीं आता है, इसका 1-1.5 मीटर तक पौधा चला जाता है। इतना बड़ा पौधा है, किसान इसको लगाएगा, गमले में पौधा लगा दिया तो भी उसको बहुत खाने भर का हो जाएगा। लाल रंग का एक निकाला पूसा बथुआ 1 करके पहले से विकसित है, तो लाल पत्ते हैं उसके, हरा वाला पूसा ग्रीन है। तो दोनों बढ़ने वाली प्रजातियां हैं। देसी बथुआ जो होता है कि थोड़ा सा पैदावार कम होती है और जल्दी से फूल आ जाता है, छोटा सा रहता है, तो खेतों में उगता है, मेढ़ों में उगता है, उसको लोग लगाते हैं। मतलब खेती करने के लिए हमने विकसित की ताकि इसका बीज पैदा हो और किसानों को भरपूर कमर्शियल तरीके से को लगा सके। जैसे दिल्ली है, उसके आसपास है, काफी ऐसे किसान हैं कि उनकी जोत छोटी छोटी है। जी, और बहुत से लोग हमारे फ्लैट्स में रहते हैं, उनके घर में छोटी जगह है, लेकिन अगर उनका कहीं आंगन में किचन गार्डन है या कहीं बालकनी में लगाना चाहते हैं गमलों में, तो इसमें कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको गमलों में भी उगा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए और जो भी शहर में रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं और इनके पास छत है, बालकनी है, तो रूफ टॉप जो भी कहते हैं, कंटेनर गार्डनिंग कहते हैं, इसमें आप कर सकते हैं, गमले में आप खेती करते हैं। आपके पास जो भी आपका जगह खाली है या जो भी आपका कनस्तर है, कुछ तरह का चीज है, उसमें हल्की सी गोबर मिट्टी इत्यादि को मिश्रण भर करके, कुछ लोग चाहे तो सॉइल लेस मीडिया भी उसमें भर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोकोपीट, वर्मीकोलाइट, परलाइट, जिससे वो हल्का रहे। कोशिश करना है उसको हल्का रखना, मिट्टी की मात्रा कम से कम रखें, बाकी दूसरे पदार्थ गोबर इत्यादि को ज्यादा रखें, जिससे हल्का बना रहेगा, लोड नहीं रहेगा। और जमीन छत से थोड़ा सा करीब 4 इंची की ऊंचाई पे उसको रखा जाए करके तो ज्यादा रहेगा। उसमें पानी कम से कम डाला जाए और उसमें आप जैसे आप धनिया लगा सकते हैं, पुदीना को लगाते हैं, पालक लगा सकते हैं। पालक क्या होती है, ऐसी चीज होती है जो छाई में हो जाती है आसानी से, तो पालक को आप छाई में भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप जो मेथी को लगा सकते हैं, उसमें सरसों साग लगा सकते हैं, पौधों को उसी में। मट्टी की ज्यादा मात्रा नहीं लगाना है, क्योंकि जो ये पत्तेदार सब्जियां हैं इनकी जड़ बहुत कम जाती हैं। ऐसे अगर आप जड़ वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो थोड़ा गहराई वाला लेना पड़ेगा, ताकि 10-12 इंची का कम से कम हो गहराई, उसमें जा करके उसमें मट्टी जाए तक उसमें लगा सके। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो बीज है वो कहाँ से लें और उसकी मात्रा क्या रख सकते हैं? देखिए, जो कमर्शियल खेती करना चाहते हैं वो जैसे हमारे पूसा संस्थान से ले सकते हैं, हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र है करनाल में, वहां से ले सकते हैं। इसे कटराइन में हमारा जो हिमाचल प्रदेश में है, जो इन्हीं तरह की सब्जियों के लिए विशेषकर से जो प्लेन में नहीं होती हैं, पहाड़ों की सब्जियां होती हैं, उनको बीज पैदा करता है। पत्तेदार सब्जियां हो गई, जड़ वाली सब्जियां हो गई, वहां की बीज पैदा करके वहां से भी ले सकते हैं। और राष्ट्रीय बीज निगम भी हमारे बहुत सी सब्जियों का बीज उत्पादन करता है और बहुत सी कंपनियों के साथ हम लोगों ने कर रखा प्राइवेट का, उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और बीज जैसे आपको चाहिए तो जैसे आपका गाजर का लेना है तो 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान को चाहिए होगा। 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर मूली को चाहिए होगा। चुकंदर लेना चाहेगा तो 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की चलेगी। बथुआ जो होता है 1.5-2 किलो लगता है। हमारा जो बथुआ है इसकी रोपाई भी कर सकता है किसान, इसको बो करके रोपाई 1-1 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर पौधों को बाद में 1.5 महीने बाद रोपाई कर सकता है। इसकी पौध बिता करके रोपाई कर सकता है। सरसों का साग लेगा तो 3 किलो लगेगा प्रति हेक्टेयर। किसान पालक अगर लेना चाहता है तो 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर। इसी तरीके से जो हमारा बिलायती पालक है उसका भी 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होगी। और मेथी लेना चाहेगा करीब 15 किलो, कसूरी मेथी भी इसे 20 किलो के आसपास प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना होगा। तो किसान के लिए इतनी आवश्यकता होती है, अपना लेकर के लगा देगा। तो डॉक्टर साहब, बिजाई का तरीका, उसके साथ साथ उर्वरक प्रबंधन के बारे में मैं कहूँगा किसानों को मेड़ों पे लगाई जाती हैं ज्यादातर सब्जियां। जो पत्तेदार सब्जियों को तो आप लगा सकते हैं जमीन पे भी सीधे, लेकिन जो जड़ वाली सब्जियां हैं इनको सभी को मेड़ों पे लगाना है। मेड़ की 1.5 फीट की दूरी पे मेड़ बना लेंगे और उसमें बीज बो देते हैं। जमने के बाद जो होता है उसमें क्या करना है, छटाई कर लिया जाएगा, जिससे कि पौधों से पौधों की दूरी जो है 5-7 सेंटीमीटर की दूरी पे कर दें। जैसे मूली है तो 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पे करते हैं, गाजर भी 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पे करते हैं। पत्तेदार को 4-5 सेंटीमीटर पे कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उसमें बढ़वार अच्छी होगी, बढ़िया क्वालिटी की उनकी जड़ें बनेंगी और
उसमें सिंचाई की जैसे बात करते हैं, या पूरी मेड़ को नहीं डुबाना है, तो ऊपर हमेशा सूखा रहेगा, तो उससे क्या होता है कि कभी कीड़े बीमारियां इत्यादि का प्रकोप कम होता है। तो 2 निराई उड़ाई की आवश्यकता होती है ज्यादा, और समय समय पर मिट्टी चढ़ाना होता है। पोषक तत्व तो जैसे गोबर की खाद जितना छड़ी हुई मिल जाए तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देगा। उसके बाद नाइट्रोजन 70-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है इसमें, फास्फोरस भी करीब 50-60 किलोग्राम और पोटास भी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देगा। तो नाइट्रोजन की जो पूरी मात्रा न डाल करके 1/3 डालेगा शुरू में, और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा। इस तरीके से जो बाकी नाइट्रोजन है उसको 2 या 3 बार जितनी बार निराई उड़ाई या मिट्टी चढ़ाएंगे उसमें डाल करके चढ़ा लेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें विशेषकर से बोरान की जो होती है तो 20 किलोग्राम जो बोरेक्स होता है उसका प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल कर देंगे, तो उससे गुणवत्ता हमारी अच्छी हो जाती है और अच्छे रंग के हमारे जो जड़ें हैं या पत्ते हैं आते हैं। डॉक्टर आर.के. यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और निश्चित तौर पे जो हमारी सब्जी वाली फसलें हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जानकारी ले रहे थे डॉक्टर आर.के. यादव, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा से थे, और जानकारी जो दे रहे थे ये मूली, गाजर, चुकंदर और जो भी ठंड के मौसम में जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके बारे में ये बता रहे थे। कोमल, बिल्कुल, और जानकारी में हमने बहुत सारी बातें जानी कि किस किस तरह से आपको कौन कौन सी जो फसल है वो लेनी चाहिए, कौन कौन सी जो जाति है वो आप ले सकते हैं, किस किस प्रजाति को आप बो सकते हैं, किससे क्या फायदा हो सकता है। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें तो इनमें अश्विनी, जब हम खेती करते हैं तो उनमें कई बार कुछ रोग भी लग जाते हैं। जैसे अगर हम मूली की ही खेती की बात करें तो मूली की खेती में कई तरह के रोग लग जाते हैं, जैसे बालदार सुंडी कहा जाता है, झुलसा रोग कहा जाता है, हवाईस्ट रस्ट कहा जाता है, और इस तरह के कई रोग जो है वो मूली की खेती में रोग लग जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको बचाव करना पड़ता है, अपनी खेती का बचाव करना पड़ता है। तो उसमें आपको समय समय पर जो दवाइयां हैं वो अपने आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं आप वहां पर जाएं और उनसे, वहां पर मौजूद जितने भी डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे आप मिलिए, बातचीत कीजिए, और आपकी चुकंदर, गाजर, मूली या जो भी आपने हरे पत्तेदार जो भी सब्जियां लगाई हैं उनमें जिस भी तरीके के अगर कोई भी कीट लगे हैं या कोई भी रोग लगा है तो उसके निवारण के लिए आप वहां पर जा सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम की खासियत होती है अश्विनी कि हम समय समय पर कुछ न कुछ ऐसी जानकारियां जो है अपने सुनने वालों के लिए लेकर के आते रहें, क्योंकि हमारे सुनने वालों की संख्या ऐसे बहुत सारे श्रोतागण भी हैं जो कि शहरों में रहते हैं और अपने घरों में बालकनी में जो है वो सब्जी का उत्पादन करते हैं या छतों पर घरों में सब्जियां लगाते हैं। तो उनके लिए ये कुछ नई चीजें हैं और इस तरह की जानकारियां समेट के लेकर के आना और अपने श्रोताओं तक पहुंचाना, ये हमारे कार्यक्रम का बहुमूल्य हिस्सा होता है। और अगर जैसे कि हम इस खेती की बात करें तो कई बार जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उसमें कीट लग जाते हैं या रोग लग जाते हैं, तो ऐसे में हमारी खेती का हम समेकित कीट प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि जो हमने खेती की है, अगर हमने गाजर, चुकंदर या मूली की हमने खेती की है तो उसमें बीच में हम धनिये की खेती कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि जानते हैं कि धनिये में से एक इस तरह की सुगंध निकलती है कि जिससे जो कीट जो होते हैं वो थोड़ा सा दूर आपके खेतों से हो जाते हैं। या मक्का की, सरसों की खेती अगर आप किनारों पे कर देंगे तो उससे क्या होता है कि अगर आपकी खेती को कोई नुकसान होना भी है तो वो बाहर की खेती पे हो जाएगा। आपकी जो मेन खेती है, जो आपने हरी पत्तेदार सब्जियों की खेती की है, मूली, चुकंदर, गाजर की खेती की है या गोभी की खेती की है, उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें करी हैं। देखिए ना, जहां पर उन्होंने बताया कि अगर हम गाजर, मूली या चुकंदर की खेती कर रहे हैं तो उनको मेड़ बनाते रहे, मिट्टी जितनी ज्यादा मिट्टी वहां पर अगर डालेंगे तो उतनी ज्यादा मूली की लंबाई मिलेगी, गाजर की लंबाई मिलेगी और चुकंदर अच्छी तरह से फैल पाएगा। क्योंकि जब हम मेड़ को थोड़ा सा भुरभुरी से बना देते हैं, जैसे उसमें उसको फैलने का मौका बन जाता है, जिससे सब्जियां की तादाद आपकी। यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप मेड़ लगा करके जड़ वाली सब्जियों की खेती करते हैं तो वो फायदेमंद तो होता ही है, जैसे कि आपने बताया सुनिए, लेकिन इसमें अगर आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सड़ी गोबर की खाद होनी चाहिए, क्योंकि कच्ची गोबर की खाद जो है इसमें फायदेमंद नहीं होती है। तो जो आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं गाजर, मूली और चुकंदर की खेती के विषय में। खुशहाल किसान है, लोग हैं आश्वस्त, शुद्ध हवा, अन्न है और शुद्ध है पर्यावरण। विश्व गुरु बनने का मार्ग अब है प्रशस्त। हर साल फसल के अवशेष जलने से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी का नुकसान और कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल अवशेष जलाए जाते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक है फसल अवशेष प्रबंधन योजना। पराली काटने से लेकर उसके निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, नई मशीनें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, जो ये नए जैविक ईंधन प्लांट लग रहे हैं, इन सब से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फसल अवशेष प्रबंधन योजना का उद्देश्य पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना है और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना है। इस योजना के तहत किसानों को सुपर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर व अन्य मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनके प्रयोग से कृषि सिर्फ आसान ही नहीं हो रही है, बल्कि किसान के स्वास्थ्य और आमदनी पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। फसल अवशेषों का उपयोग पेपर बनाने, मशरूम उत्पादन, कंपोस्ट बनाने और ईंधन के रूप में भी होता है। धान की पराली के कुशल बाह्य स्थिति प्रबंधन को सक्षम करने के उद्देश्य से लाभार्थी या एग्रीगेटर, जिसमें किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसानों की सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ और पंचायतें शामिल हैं और धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के द्विपक्षीय समझौते के तहत धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव में शामिल 1.5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना के प्राथमिक प्रमोटर के रूप में उद्योग को परियोजना लागत का 25% अंशदान करना होगा और शेष 10% लाभार्थी या एग्रीगेटर का अंशदान होगा। फसल अवशेष प्रबंधन मशीन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी उन किसानों को जो अकेले खेती करते हैं, 80% सब्सिडी किसान, एफपीओ और 5 पंचायतों की सहकारी समितियों को तथा पिछले 5 सालों में 3,138 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को मशीनों पर सब्सिडी और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए जारी किए गए हैं। 8-10 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इस दिशा में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा है। उनके द्वारा तैयार किया गया पूसा बायो डीकंपोजर एक ऐसा छोटा कैप्सूल है जो फसल अवशेषों को लाभदायक कृषि अपशिष्ट खाद में बदल देता है। आज ये आधुनिक कृषि यंत्रों से किसान पराली को गाठे बना के बेचता है, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ी है और प्रदूषण होने से बचा है। सरकार फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले 5 सालों में इस योजना के लिए पंजाब को 1426, हरियाणा को 916, उत्तर प्रदेश को 713 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 6 करोड़ रुपए से अधिक तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसानों के लिए सूचना, शिक्षा एवं प्रदर्शन की दिशा में 75 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई। खास बात ये कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सिस्टम को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने वाला बनाने के लिए एक मल्टी लैंग्वेज मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसे फार्म्स यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप नाम दिया गया है। वो दिन दूर नहीं जब किसानों के खेत में प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला हानिकारक धुआं नहीं होगा, स्वच्छ पर्यावरण और किसानों का आर्थिक विकास होगा। स्वस्थ कृषि, स्वच्छ पर्यावरण और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति
अपने हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर फसल अवशेष प्रबंधन योजना का श्रेष्ठ नेतृत्व कर रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ अब हमारे आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि कार्यक्रम के संबंध में आप कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें सीधे मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। और इसी के साथ मुझे यानी कोमल और मुझे अश्विनी कुमार को आज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।